नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 2 अगस्त, जो फटाफट बड़ी खबर निकली देश दुनिया राज्य दर राज्य के आंकड़े जाने के। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन इस बात को आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने बहनों को दिया है तोहफा, रक्षाबंधन पर बस यात्रा फ्री। आज यूपी में लॉकडाउन भी हटाया गया, खुली रहेंगी मिठाइयों की दुकानें, यूपी की सरकार का बड़ा ऐलान। इस बीच आपको बताएंगे चीन के नक्शे कदम पर नेपाल अब दुनिया को भेजेगा विवादित नक्शा, यूएन, गूगल और भारत को भी दिया। इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच अमर सिंह की निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी समेत राष्ट्रपति ने भी जताया है शोक। तो इस बीच आपको बता दें कि भारत के खिलाफ नेपाल को खड़ा कर रहा चीन, नेपाल और चीन की दोस्ती में पीएम मोदी ने चलाया हथौड़ा। जानेंगे इसके बारे में। और इस बीच दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं सीएम योगी आज अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा के लिए आंदोलन ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर टिकटॉक को लेकर जानेंगे। भारत में शुरू हो सकता है टिकटॉक आने वाले चंद दिनों में। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ एक बड़े ऐलान किया और सुशांत सिंह सुसाइड केस में नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच का ऐलान किया। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें आपको बताएंगे। मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसरा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख के आंकड़े पार कर गए। आपको बता दें कि 17,51,919 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 27,000 के आंकड़े पार कर गए। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 54,000 के करीब मामले सामने आए। तो वहीं अगर वर्तमान में रिकवर यानी स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बात करें तो 11,46,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हों। वर्तमान में 5,67,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर के आंकड़े। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी सरकार का बहनों को तोहफा। योगी ने कहा कि रक्षाबंधन पर बस यात्रा मुफ्त चलेगी, नहीं होगा कोई लॉकडाउन, मिठाइयों की दुकानें रहेंगी खुली। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को बड़ी राहत दे दी है। महिलाएं सोमवार को राज्य परिवहन की सभी बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा कल यानी रविवार को राखी और मिठाइयों की दुकान भी सरकार खोलने का फैसला कर लिया। सोमवार को रक्षाबंधन के कारण योगी सरकार ने निर्णय लिया है। लॉकडाउन की जो पाबंदियां होती हैं वो आज लागू नहीं होने वाली है। आज संडे है, आज किसी भी तरीके से यानी वीकेंड में यूपी में लॉकडाउन होता है, लेकिन आज फिलहाल रक्षाबंधन के मद्देनजर आज यूपी में लॉकडाउन नहीं होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि इस पर भी कई मौलानाओं ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हमारे बकरीद पर सैटरडे को जो कल पड़ा था उस पर किसी भी तरीके से सरकार ने कोई रियायतें नहीं दी, जबकि अब रक्षाबंधन पे लॉकडाउन खोला जा रहा है। तो फिलहाल आप ऐसे मौलानाओं को क्या कहेंगे, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। लेकिन आपको बता दें योगी सरकार सोमवार आज संडे शाम से ही बसों को फ्री कर दे रही है, यानी आप फ्री में जाइए और रक्षाबंधन पे राखियाँ बांधिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के नक्शे कदम पर नेपाल अब दुनिया को भेजेगा विवादित नक्शा, भारत यूएन और गूगल को भेज चुका है। भारत से तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क नेपाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपना विवादित नक्शा भेजने की तैयारी कर रहा है। भूमि प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार सरकार नक्शे को अंग्रेजी में अनुवादित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ और गूगल सहित भारत और समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजने के लिए आवश्यक तैयारी कर रहा है। मंत्री पद्मा आर्यल ने कहा है कि हम जल्दी ही कालापानी, लिपुलेखा और लेम्पियाधुरा को संशोधित नक्शे में शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नक्शे में अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। आपको बता दें कि अगस्त के मध्य तक ये नक्शा उन्होंने कहा कि हम भेज देंगे। यानी अब लगातार एक फिर से तानाशाही कदम नेपाल चलने वाला है, जिस पर विवाद और बढ़ सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अमर सिंह का हुआ सिंगापुर में निधन। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया शोक। पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का 64 वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया है। वो पिछले काफ़ी दिनों से बीमार थे। किसी ज़माने में अमर सिंह का नाम मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबियों में गिना जाता था। एक समय में समाजवादी पार्टी के नंबर 2 में पोजीशन के नेता रहे। हालांकि साल 2010 में पार्टी के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। और आपको बता दें कि कई नेताओं से यानी हर पार्टियों के नेताओं से अमर सिंह के अच्छे संबंध थे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ नेपाल को खड़ा कर रहा है चीन। जिनपिंग बोले बराबरी का दर्जा देंगे, यानी भारत के खिलाफ चीन और नेपाल की दोस्ती में पीएम मोदी ने चला दिया हथौड़ा।
दरअसल भारत और नेपाल के बीच जारी तनाव के बीच अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश लगातार चीन कर रहा है। नेपाल के साथ राजनीतिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ के मौके पर चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि उन्होंने इस हिमालयी देश को हमेशा से बराबरी का दर्जा दिया है। चीन ने हमेशा नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया है। चीनी राष्ट्रपति का यह बयान नेपाल में जारी राजनीतिक तनाव के बीच अहम माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि चीन और नेपाल की इस दोस्ती में पीएम मोदी का हथौड़ा चला है। दरअसल आपको बता दें कि चीन 1000 सैनिकों को पूरी तरीके से एक बार फिर से लिपू लेख इलाके में नेपाल के सहयोग से लगा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पर भारतीय सेना ने भी पूरी तरीके से 1000 से ज़्यादा भारतीय सेना भी वहां पर डट गई है और पूरी तरीके से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान किया है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की तरफ से नेपाल को अब कई अहम झटके देने की ऐलान पूरी तरीके से प्रारूप तय कर लिया गया। दरअसल अभी चीन से निपटने में मोदी सरकार लगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि अंदरूनी नेपाल को भी झटका देने के लिए एक के बाद एक मास्टर प्लान चल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि नेपाल की जनता को नहीं बल्कि नेपाल की सरकार को जो दोस्ती नेपाल और चीन की बनी हुई है, खासकर दो कम्युनिस्ट पार्टी सरकारों के बीच, इसी में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कूटनीतिक चाल चली जा रही है मोदी सरकार के तहत और जल्द ही इसका परिणाम नेपाल को देखने को मिल सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ी, स्पेशल सेल ने की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली दंगों की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को उमर खालिद को बुलाकर 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उसने दिल्ली दंगों से जुड़े कई सवाल पूछे। इसके साथ ही उसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर हिंसा की साजिश का आरोप लगाते हुए 6 मार्च को FIR दर्ज की थी। आपको बता दें कि इस FIR के मुताबिक दिल्ली में 23, 24 और 25 फरवरी को हुई हिंसा को सुनियोजित निकला था और इसमें उमर खालिद का पूरा नाम था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। CM योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आ रहे हैं। भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। दरअसल श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अयोध्या सज कर तैयार है। इसके लिए भूमि पूजन स्थल और निमंत्रण पत्र की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि CM योगी आज अयोध्या आ रहे हैं और भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। CM योगी आज दोपहर 12:30 पे अयोध्या आ रहे हैं और आपको बता दें कि PM मोदी के आगमन में चप्पे चप्पा अयोध्या सज पड़ा है। बोलो कमेंट के माध्यम से जय जय सिया राम। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के लिए चलेगा आंदोलन। विनय कटियार सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के चर्चित चेहरे और भाजपा के फायरब्रांड नेता विनय कटियार ने कहा है कि अयोध्या में वो काम पूरा होने के बाद अब काशी और मथुरा के लिए आंदोलन चलेगा, एक ताई रहेगा। इसके साथ दूसरी दोनों जगहों के लिए आंदोलन भी शुरुआत होगी। काशी और मथुरा के लिए होने वाले आंदोलन में सभी हिंदू संगठन शामिल होंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके के आंदोलन चलते रहेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या की सीट से 1991, 1996, 1999 में लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे विनय कटियार शनिवार को ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अभी अयोध्या के बाद 2 और बड़े काम होने बाकी हैं। आपको बता दें कि काशी और मथुरा में भी वर्षों से मंदिर मस्जिद विवाद चला रहा है और इसका निस्तारण भी होना चाहिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। टिकटॉक जल्द भारत में कर सकती है एंट्री, माइक्रोसॉफ्ट से हो गया सौदा। यदि आपको भी भारत में टिकटॉक के बैन होने से दुखी हुए हैं तो आप परेशान थे, तो आपके लिए एक अच्छी खबर और बड़ी खबर। भारत के बाद अमेरिका में टिकटॉक बैन होने वाला था, लेकिन कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिकी कंपनी है उसके सामने टिकटॉक ने घुटने टेक दिए। अब अमेरिका में टिकटॉक बैन नहीं होगा। अमेरिका के बाद टिकटॉक जल्द ही भारत में भी वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसका 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए हैं और जो कुछ यानी कामकाज और रख रखाव इसके डेटा जो कुछ रखे जाएंगे वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेटा रखा जाएगा। यानी जो डेटा होगा, प्राइवेसी जो होगा वो कहीं ना कहीं टिकटॉक के अधीन से पूरी तरीके से हाथों से निकल गया है और अब टिकटॉक के ज़्यादा शेयर माइक्रोसॉफ्ट खरीद चुका, जो कि अपने आप में एक बड़ी खबर है। उसी को मद्देनज़र भारत में टिकटॉक चालू हो सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, नौकरी करने वाला
बनाने के बजाय नौकरी देने वाला बनने पर जोर होना चाहिए युवाओं का। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को स्मार्ट इंडिया हेल्थकॉन के ग्रेट फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा लाई गई कई शिक्षा नीति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि नौकरी करने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनने पर जोर देना चाहिए। ये हमारी सोच और अप्रोच में बदलाव लाने का एक प्रयास है। नई शिक्षा नीति से भारत की भाषाएं आगे बढ़ेंगी और उनका विकास होगा। यह भारत के ज्ञान को और आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के गरीब को एक अच्छा जीवन देने के लक्ष्य को हासिल करने में आप सभी युवाओं की अहम भूमिका है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के सामने एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व हो सके। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह सुसाइड केस में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, परिवार चाहेगा तो होगी सीबीआई जांच। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर सुशांत के पिता सीबीआई जांच को कहते हैं तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सरकार के मंत्री संजय झा ने भी कहा है कि सरकार चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की सच्चाई सामने आए और उनके परिवार को न्याय मिले। इसके लिए अगर परिवार चाहता है तो सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। और बिहार के डीजीपी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक इसमें न्याय नहीं कर देंगे तब तक जी जान लगा देंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, करीबी जुगनू वालिया की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त। कानपुर के बिकरू कांड के बाद यूपी की योगी सरकार के पुलिस एक्शन मोड में आ गई। यूपी पुलिस सूबे के माफिया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई ताबड़तोड़ एक्शन क्लीन चला रही है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्वांचल की मऊ सदर विधानसभा सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कस रहा है। पहले मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार और परिजनों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए और अब संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पर शुरू हो गई। लखनऊ में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीब जुगनू वालिया की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर दी है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने जुगनू की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीच गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। बिकरू कांड के बाद से ही मुख्तार अंसारी और पूर्व सांसद अतीक अहमद यूपी पुलिस के रडार पर है। मुख्तार के कई करीबी और रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित करने के साथ योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत के घर पर हुई फायरिंग। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आवाज़ दबाने की कोशिश और डराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में लगातार न्याय की मांग कर रही कंगना रनौत ने अपने घर के बाहर गोलियां फायरिंग की आवाज़ सुनी। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही। रिपोर्ट की माने तो कंगना की शिकायत के बाद वहां पर पुलिस की एक टीम तैनात कर दी गई है जो आने जाने वालों की जांच कर रही है। हालांकि कुल्लू पुलिस को शुरुआती जाँच में किसी तरीके की शरारत के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कंगना का मानना है कि सुशांत मामले में उनके हालिया राजनीतिक बयानों की वजह से उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। कंगना ने खुद एक इंटरव्यू में आप बीती साझा की है। टाइम्स ऑफ इंडिया में बातचीत में कंगना ने कहा है कि मैं अपने बेडरूम में थी। लगभग 11:30 बजे का वक्त था जब हमारे 3 फ्लोर का घर पे यहाँ पर बाउंड्री वाल है और इसमें एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी है जो कि हमारे घर के ठीक करीब पास में। और ऐसे में हमको पता है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अपनी आवाज़ को यूं ही उठाते रहेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राहुल और सोनिया गुट में बटी कांग्रेस। 43 साल में कई बार टूट चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में एक बार फिर से युवा, तर्क और अनुभवी नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई। इसका ताज़ा उदाहरण राजस्थान में युवा बनाम वरिष्ठ के बीच जारी घमासान और कांग्रेस राज्यसभा सांसदों की बैठक में राहुल गांधी बनाम सोनिया गांधी के बीच गुट की तीखी बहस। वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को राहुल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए सोनिया को पत्र भेजा। इसमें अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति और केंद्रीय पदाधिकारियों के पारदर्शी चुनाव की मांग की गई। ऐसे में पार्टी के अंदर 1967 जैसी फूट की आशंका जताई जा रही है। यदि 43 साल की सियासत देखे तो इस दौरान कांग्रेस, भाजपा और जनता दल जैसी कई पार्टियों में टूट चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस समय युवा वर्सेस बुजुर्ग की लड़ाई में ये बढ़ चुकी है, यानी ज़्यादा जो एजेड लोग हैं वो कांग्रेस के युवाओं को साइडलाइन कर रहे हैं, जबकि इस तरीके की बात हो रही है। चलते अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 1 करोड़ 75 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं।
1,75,94,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं मृतकों की संख्या 6,80,000 को पार कर गई। अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट में तो 46,42,000 कन्फर्म केसेस, ब्राज़ील में 26,66,000, तो इंडिया में भी 16,95,000 कन्फर्म केसेस। तो ये दुनिया भर के कोविड-19 के बढ़ रहे तेज़ी के साथ आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को जय हिंद, वंदे मातरम।